ओके, सो इसको स्टार्ट करते हैं, इस मेन्यू को आगे बनाते हैं। तो सिंपल सा तरीके को फॉलो करते हुए जाएंगे। इस बार हमने ना इस यूएल के अंदर का काम करना है। यहाँ तक हमने कर लिया था, दो कॉलम को, एक कॉलम को दूसरे कॉलम के बराबर में हम लेकर आ गए थे। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अब जो इसके अंदर हमारी लिस्ट स्टाइल है, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट रखी हुई है, हम इसको स्टाइल करेंगे। इसके दो तरीके हो सकते हैं। आप इसको क्लास देते हैं मेन मेन्यू की कि ये मेरा मेन्यू है और मैं इसको बनाना चाहता हूँ। ठीक है, आप इसके थ्रू कॉल कर लें। तो आप सबसे पहले ना इसको मेन मेन्यू के पास जाएंगे। जैसे आपने क्लास दी इसको, तो आप इस क्लास को, अब देखिए इसके ना बुलेट पॉइंट्स आ रहे होंगे, लेफ्ट डॉट डॉट्स आ रहे होंगे। तो आप इसको करें लिस्ट स्टाइल, ताकि इसका कोई स्टाइल नहीं बचे। सो जो मेन्यू पे थे, यहाँ पे जो डॉट्स आ रहे थे ब्लैक ब्लैक, वो सारे रिमूव हो गए। ठीक है, क्योंकि हमारे को रिमूव चाहिए नहीं। उसके बाद आप कर दें डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, क्योंकि हमें इसको एक ही लाइन के अंदर चाहिए सारे, तो हमने इसको ये कर दिया। सही है, टेक्स्ट लाइन हम कर देते हैं राइट, तो हमें राइट पे चाहिए। सही है, अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो यूएल है हमारा अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर एलाइज जो है हमारे बहुत सारे हैं। एलाइज जो हमारे पास बहुत सारे हैं, तो हम हमारे एलाई को क्लास नहीं दे सकते। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हमारी जो मेन क्लास है, मेन मेन्यू, इसके अंदर जितने भी एलाई हैं उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, अब जितने भी अब जो CSS हम लिखने वाले हैं इस रूल के अंदर, जितने भी एलाई है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। जैसे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखा, तो सारों के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। ये किसी एक के ऊपर नहीं हुई। जैसे कि इस पर भी आ गई, इस पर भी आ गई, इस पर भी आ गई, इस पर भी आ गई। सो अगर मैं अलग अलग क्लास दे के लिखता तो भी अप्लाई होती, एक क्लास दे के लिख रहा हूँ तो भी अप्लाई होगी। तो एक क्लास से क्या होगा, मेरा CSS का कोड कम होगा और ज़्यादा क्लीन कोडिंग हो जाएगी। सो इस तरीके से इसके हम कहते हैं कि एक बॉक्स में से दूसरे बॉक्स को कॉल करना है। यानी कि बहुत सारे बॉक्स है, तो हम उसमें से एक बॉक्स के, अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि इस बॉक्स के अंदर मिलेगा तो ईजी हो जाएगा। सो मैंने क्या किया, पहले मैंने यूएल की क्लास दी डॉट मैन मेन्यू, और उसका जो यूएल है, उसका जो एलआई है, तो इसमें ये होगा कि जितने भी एलआई यूएल की इस मेन मेन्यू के अंदर आएंगे तो उसको काउंट करेगा। मेन मेन्यू से बाहर आएंगे तो उसको ये रीड नहीं करेगा, क्योंकि वो मेन मेन्यू के अंदर नहीं आ रहे। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो गया यहाँ हमारे पास। तो हम इसके बाद एलआई के अंदर हमारे पास क्या है, कौन सा टैग है, एंकर का टैग है ना हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हमने फिर दोबारा से कहाँ से लेकर आए, मेन मेन्यू है हमारा यूएल का, उसके अंदर एलआई है और एलआई के अंदर क्या है, एंकर। तो अब ये सारे एंकर्स पे लगेगा। तो मैं इसका कलर कर देता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, यानी कि सारे टेक्स्ट जो होगा अपर होगा। टेक्स्ट लेकर अंडरलाइन आ रही है, इसके लिए हम कर देंगे डेकोरेशन नन, इसकी डेकोरेशन चली गई। और इसके अंदर फॉन्ट साइज़ के लिए आप सर क्लिक करेंगे, आपको फॉन्ट साइज़ मिल जाएगा। फॉन्ट देखिए कौन सा लगा हुआ है, स्पार्टन लगा हुआ है, और फॉन्ट साइज़ में 15 पिक्सल लगा हुआ है। PT लगा हुआ है, हम पिक्सल में लगाएंगे। सो हमने यहाँ क्या किया, फॉन्ट साइज़ हमने लगा दिया 15 पिक्सल लगा दिया। ठीक है, फॉन्ट जो है हमारा इसमें लगा हुआ था स्पार्टन। हम फॉन्ट को भी देखेंगे कैसे लगाते हैं। हम देखिए दोनों पे ना लेफ्ट साइड ना, लेफ्ट और राइट ना पैडिंग आई हुई थी, स्पेसिंग आई हुई थी इसमें। अब हम क्या करेंगे, पैडिंग देंगे। टॉप बॉटम हम 0 दे देते हैं। अगर आप ऐसे देना चाहें पैडिंग टॉप, ये मैं ऑलरेडी बता चुका था पैडिंग टॉप कैसे देते हैं, पैडिंग टॉप बॉटम। सही है, और अगर आप डायरेक्ट देना चाहें तो आप ऐसे देंगे पैडिंग टॉप बॉटम जो है 10 पिक्सल है, लेफ्ट राइट जो है 20 पिक्सल है। लेकिन मुझे टॉप बॉटम देनी नहीं है इस टाइम, मेरे को नॉर्मल रखना है, कम दे दिए मेरे। देखिए तो आप देखिए ये बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे को कितनी देनी चाहिए। ओके, इट्स इनफ। और मुझे लगता है कि 20 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो इट इज़ 25 नाउ। सही है, ये हमने कर लिया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इन रूल्स को ईजी हो जाएगा यहाँ से मेरे। ये मैंने एक, अच्छा मेरे को आपने अगर करना है तो याद रखना है कि कितने रूल्स आपने टाइप किए। यहाँ मैंने एक कॉपी करके लाया हूँ, 2 रूल मैंने और लिखे थे। अगर मैं वो नहीं लिखूँगा तो मुझे दोबारा से करना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला रूल और ये वाला रूल। लेकिन अगर आप देखें इसको रीलोड करके, तो हमारा फॉन्ट जो इसके अंदर लगा हुआ है वो उसमें नहीं आ रहा, इसमें डॉटेड फॉन्ट आ रहा है, क्योंकि फॉन्ट लगा नहीं है। तो हम लगाते हैं गूगल फॉन्ट। आप fonts.google पे जाएं, fonts.google.com पे जाएं। यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा बेहतरीन और सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे है कि इसके थ्रू आप फॉन्ट लगा सकते हैं। कौन सा फॉन्ट था हमारा, स्पार्टन। आ गया स्पार्टन, लीग स्पार्टन। आपको खोलना है यहाँ पे। अगर आपको सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो आप डेफिनेटली डाउनलोड करेंगे, लेकिन आपको अगर डाउनलोड नहीं करना, आप इसको लगा सकते हैं डायरेक्ट, इसके लगा सकते हैं। आप यहाँ से करें, इसमें ऑप्शन आएगा, चेंज कर दिया उन्होंने UI थोड़ा सा, लेकिन देखिए प्लस का साइन आ रहा है। अब ये आपको बता रहा है कौन कौन से आपको फॉन्ट वेट लेने हैं। फॉन्ट वेट क्या होते हैं,
एक फ़ॉन्ट होता है थोड़ा बोल्ड होता है, फिर थोड़ा थिन होता है, और थिन होता है बहुत ज़्यादा बोल्ड होता है। फ़ॉन्ट के फेसेस होते हैं, थिन, एक लाइटर होता है, थिन होता है, फिर लाइटर होता है, रेगुलर होता है, नॉर्मली रेगुलर लगाते हैं, मीडियम होता है, सेमी बोल्ड, बोल्ड, बोल्डर। सो इस तरीके से हम लेते हैं, लाइट वाला ले लेते हैं, उसके बाद रेगुलर ले लेते हैं हम। ये रेगुलर, मीडियम नहीं चाहिए, 600 चाहिए, 700 एंड 900, ये हमने ले लिए। यहाँ पे देखिए एक कोड बन गया ऑटोमेटिकली ना। इस कोड को आप कॉपी करें, पूरा कोड कॉपी करने के बाद आप इसको एज इट इज़ अपने हेड के अंदर जाके अपनी CSS के ऊपर पेस्ट कर दें। अब याद रखें, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आप एक्सटर्नल लगाएंगे, थर्ड पार्टी APIs लगाएंगे, थर्ड पार्टी रिसोर्सेज लगाएंगे, तो आपकी CSS की फाइल उन सबसे नीचे होगी। आप ऊपर 50 फाइल्स लगा दें, लेकिन जो आपने CSS की फाइल बनाई है वो सबसे नीचे से स्टार्ट होगी। जैसे कि देखिए यहाँ मैंने सबसे नीचे रखी है, ऊपर आता रहे कुछ भी, सही है। तो अभी भी कुछ नहीं हुआ, फ़ॉन्ट तो मैंने लगा दिया, लेकिन फ़ॉन्ट को असाइन भी तो करना है ना मैंने। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि बस अगर एक ही फ़ॉन्ट लगा हुआ है मेरी पूरी वेबसाइट में, तो मैं सब पे असाइन कर दूँ, स्टेरिक को दे दूँ तो सारे एलिमेंट पे आ जाएगा। और अगर 2-3 फ़ॉन्ट लगे हुए तो मैं अलग अलग दे दूँ। तो देने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे इसने बताया हुआ है कैसे देते हैं। रूल, CSS रूल्स टू स्पेसिफाई फैमिलीज, यानी कि ये रूल आप इस पर अप्लाइड करेंगे तो आपकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो रीड होने लगेगी। ये देखें, हो गया। अगर ये मैं खाली इसको देता हूँ तो ये जब भी चलेगा, लेकिन मैंने पूरे को इसलिए दे दिया क्योंकि मेरी पूरी वेबसाइट के अंदर एक ही फ़ॉन्ट इस्तेमाल हुआ है। लेट्स सपोज ऐसा हुआ होता मेरी पूरी वेबसाइट में स्पार्टन जो है वो लगा होता हेडिंग्स में और पैराग्राफ में लेटो लगा होता, तो फिर मैं क्या करता है, H1, H2, H3 से H6 तक स्पार्टन दे देता और पैराग्राफ ULLI को मैं दे देता लेटो। तो दो चीज़ों को दे देता तो कितना ईजी हो जाता फिर वो। अब इसके बताने से मुझे पता है क्या होगा, मुझे हर हेडिंग के ऊपर जाके बार बार बताना नहीं पड़ेगा फ़ॉन्ट फैमिली ये है, फ़ॉन्ट फैमिली ये ऑटोमेटिक उठाएगा। और अगर मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा तो फिर हर जगह लगाना पड़ेगा, फ़ॉन्ट फैमिली बतानी पड़ेगी। तो ये बेहतरीन तरीका है, सही है। अब आप देखें तो आपके इसके हिसाब से यहाँ पे जो है आपका UL जो है ये थोड़ा सा उसके बराबर नहीं आ रहा, तो उसको आप मार्जिन टॉप से दे दें। ऐसे अगर माउस रखेंगे तो आपको दिखना भी शुरू हो जाएगा, जो एरोज लाइंस बन रही है उससे आपको दिख रहा है कि आप मेरा जो है वो सेंटर में आ गया है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ रूल को। लाइन नंबर 42 के ऊपर लिखा हुआ है फाइल कौन सी है, style.css। तो ये मेरे लिए Ctrl+G से मैं 42 लिखूंगा, मैं लाइन नंबर पे पहुंच जाऊंगा, सही है। ये होता है जब ज़्यादा लाइन की फाइल होती है और आपको पता नहीं रहा कौन सी फाइल से CSS आ रही है, तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कौन सी फाइल से आ रही है, ठीक है। अच्छा, मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि टॉप बॉटम ना ज़्यादा पैडिंग हो गई है, 30 जो है मैं कम कर देता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर लग रही है। कॉपी कर लेता हूँ। लाइन नंबर कहाँ से आ रहा है, 9 से। कितना इजी हो जाता है ना ढूंढना, अगर वैसे ढूंढते तो थोड़ा सा हार्ड होता। ओके, सो यहाँ तक हमने कर लिया इसको। अगर हम बैकग्राउंड लगा के देखें तो देखें बैकग्राउंड भी सब पे आ रहा है, तो यहाँ तक हमारे समझ में आ गया। लेकिन अगर हम देखें तो लास्ट वाला जो हमारा बटन है जिसके ऊपर कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है वो ग्रीन है, तो वो हम ग्रीन की तरफ अगर उसको देखें तो ये ग्रीन है हमारे पास यहाँ पे ना। अब हम क्या करें, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका कि हम लास्ट वाले LI को क्लास दे दें, उसको क्लास देंगे, उनको CSS बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ और मैं यहाँ HTML में कहता हूँ कि ये जो वाला जो है ये वाला मेरा हेडर बटन है, सही है। ये मैंने हेडर बटन बना दिया इसको, और मैं यहाँ जाऊँगा ना, इस वाले के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ क्लास आई हुई होगी, बाकी पे नहीं आएगी। तो मैं क्या करूँगा, हेडर बटन का जो एंकर है उसका बैकग्राउंड हो जाए और कलर हो जाए ब्लैक। अच्छा देखिए, मैंने पहले वाइट कलर दिया था फिर ब्लैक दिया, तो उसने वाइट को रखा और ओवरराइट नहीं किया। सो आप अगर इसके आगे इम्पोर्टेंट लगा दें तो आपका वाला रीड होगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट लगाने का मतलब ये होता है कि इम्पोर्टेंट है, ये अहम है, ये इसको पहले रीड करना है, लेकिन इसके बाद दोबारा इंपॉर्टेंट के ऊपर इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट लग गया बस, इसके ऊपर आप कोई चीज़ नहीं लगा सकते आप। तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जगह जगह जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ पर आपने इंपॉर्टेंट नहीं लगाना। अब ये हो गया एक तरीका, तो ये है जो कि बहुत इजी तरीका था। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं इसका 5 पिक्सल, थोड़ा सा कॉर्नर, सही है, ये हम कर देते हैं यहाँ तक। ये तो बहुत इजी तरीका था कि आपने क्या किया, फाइल के अंदर गए, फाइल में जाने के बाद आपने एक क्लास असाइन की, क्लास असाइन करने के बाद कोड कर दिया,
लेट्स सपोज आपको HTML लिखने का एक्सेस ही नहीं है, आप क्लास ही नहीं दे सकते, आप क्या करोगे? अभी तो ऑप्शन था ना HTML की फाइल में जाके क्लास लगा दी, तो आपने क्या किया, जाके क्लास लगा दी और इजी हो गया। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ CSS की फाइल का एक्सेस है, CSS की फाइल को यूज़ करते हुए करना है, HTML में कुछ भी नहीं करना। सो एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देना है। कमेंट क्या होता है? कमेंट एक अच्छा ऐसा कमेंट होता है, पहले आप देखिए ना, वो कमेंट ओपन हुआ है /* से और */ से कमेंट बंद हो गया। तो कमेंट होता क्या है? कमेंट से ये होता है कि आपका कोड जो है फाइल में पड़ा रहता है, लेकिन ब्राउज़र उसको रीड नहीं करेगा। ये कोड फाइल में है और मैं यहाँ जाता हूँ, क्या होगा? बटन ग्रीन रहेगा, बटन ब्लैक हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोड जो है वो रीड नहीं होगा। तो आप कमेंट इसलिए करते हो, यार ये मैं चाहता नहीं हूँ कि ये कोड ज़ाया हो जाए या मैं भूल जाऊँ, या मुझे इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं ये ऐसा ना करूँ। तो क्या बेहतरीन तरीका क्या है? मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, इन केस ज़रूरत पड़ेगी, फ्यूचर में नहीं पड़ेगी, वो एक अलग मसला है। तो वो कमेंट इसलिए करते हैं किसी भी कोड को। अब ये क्या है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? अब हम हमारे पास क्लास है ना, मैं क्लास हटा देता हूँ, अब हम क्लास लगा ही नहीं सकते। सही है, हमने ये क्लास हटा दी। अब क्या करें? अब तो इसको ब्रेक कैसे देना है समझ नहीं आया। तो इसका देखें, इसका इलाज होता है CSS3 से। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा चाइल्ड के बारे में, जैसे कि एक पेरेंट एलिमेंट होता है, एक चाइल्ड एलिमेंट होता है, फिर होता है एक होती है टर्म, मैथ के अंदर यूज होती है nth टर्म, 9th टर्म जिसे nth टर्म कहते हैं। सो उसका काम होता है, देखिए आपने ये ले लिया UL li जो है हमारे पास बहुत सारे हैं, हम चाह रहे li की टर्म लास्ट जाए चाइल्ड, यानी जो li है हमारे पास 5-6 li's हैं, उसका जो लास्ट वाला चाइल्ड है, सो लास्ट वाला चाइल्ड इसमें कौन सा है? हमारे पास कॉन्टेक्ट जो है लास्ट चाइल्ड है। फर्स्ट कौन सा है? होम फर्स्ट है। अब मैंने क्या पिक किया? लास्ट चाइल्ड। तो इसका बैकग्राउंड कर दो आप, लेकिन मुझे चाइल्ड के एंकर का करना था, तो मैंने उसके आगे स्पेस भी दे के एंकर भी लिख दिया। कैसे लिखा एंकर? कि चाइल्ड तो मैंने पकड़ लिया, लेकिन चाइल्ड के बाद मुझे जो असाइन करना है वो किसको करना है? एंकर को। तो उसको मैंने एंकर को कर दिया। अब यही मैं अगर फर्स्ट को करना चाहता, FIRST फर्स्ट लिख देता, तो किस पे आ गया? फर्स्ट पे आ गया। अब जब हमारे को फर्स्ट और लास्ट को तो आप बहुत इजी कैलकुलेट कर लेंगे, सेकंड थर्ड ये थोड़ी चीज़ें चलेंगी। तो इसके लिए होता है nth चाइल्ड, यानी कि आप लिखते हैं nth, आगे लिखते हैं CHILD चाइल्ड। सही है। इस चाइल्ड के आगे आप 2 ब्रैकेट्स लगाते हैं, इसके अंदर आप डालते हैं कौन सा एलिमेंट आप टारगेट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। लेट्स सपोज हम टारगेट करने वाले 3, आ गया 3 पे। आप इस तरीके से फर्स्ट चाइल्ड नहीं लगाना चाहते, आप स्पेसिफाइड नंबर करना चाहते हो। लास्ट हमने इसलिए रखा था, हमें पता है कि कॉन्टेक्ट के बाद हम कुछ लगाने नहीं वाले, लेकिन अगर हमें देखना है कॉन्टेक्ट के बाद कुछ लग जाएगा, 5वां नहीं हिलना चाहिए, तो हम 5 दे देते हैं। अगर छठा मेन्यू आ जाता है तो फिर जो एरो रहेगा वो कॉन्टेक्ट में रहेगा, लेकिन हम रखते हैं लास्ट चाइल्ड, जो भी आखिरी में आए वो प्रॉम्प्ट होना चाहिए। तो लेट्स सपोज कल को ब्लॉग ऐड हो जाता है कॉन्टेक्ट के बाद, तो ब्लॉग जो है वो कलर हो जाएगा। सही है। तो ये भी एक तरीका होता है, इसको आप इस्तेमाल करते हैं। ये उस ज़्यादातर काम जब आता है जब आपके पास एक्सेस नहीं होता HTML फाइल का, और आप अगर इसको ऐसे भी इस्तेमाल करना चाहें तो बेहतरीन है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसकी नीड बड़ी बनाई, ये एलिमेंट बनाया इसलिए गया क्योंकि बीच में ये इश्यूज आए डेवलपर्स को कि अगर हमारे पास एक्सेस नहीं है तो हम क्या करें। जब हमारे पास एक्सेस नहीं है तो हम नहीं कर सकते काम, ये मसला था। तो उसके बाद CSS के बाद CSS3 लाई गई, तो ये CSS3 का एलिमेंट था जो हमने अभी पढ़ा है। तो CSS3 में ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई जो से CSS के अंदर इम्पॉसिबल थोड़ा करना, ट्रिकी थी, तो बहुत सारे मसले आते थे करने में। तो हमने क्या लाया गया? CSS नई चीज़ बनाई गई जिसका नाम दिया गया CSS3। उसमें कुछ नए एलिमेंट्स ऐड किए गए जिसके थ्रू हमें आसानी हो गई। ठीक है, यह हमारा हेडर तैयार हो गया। अब हमारे पास ये इमेज है, तो ये हमारी इमेज है। ठीक है, I don't know why it's happening। हमने शायद ग्रीन कलर रखा होता इसलिए वो हो रही थी। सही है।
अब मैंने ये दोबारा से रिपीट कर देता हूँ अगर आप लोगों को किसी को क्लियर नहीं है। आपने सिलेक्शन बनाई, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल एन, क्रिएट फाइल पेस्ट की, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट एस से आप सेव करेंगे। आप फाइल सेव करेंगे जहां आप सेव करते हैं हीरो के नाम से कर लें क्योंकि ये आपकी हीरो इमेज होने वाली है, ठीक है। वापस आए इसके ऊपर, आप ऑल्ट दबा के इसको ओपन करें तो ये ऑल्ट दबा के ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आपने यहाँ लगाना है, तो अब आप यहाँ पे क्या करने जाएंगे, हेडर के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे बनाना है सेक्शन जो कि आपका होगा हीरो एरिया। सेक्शन बना लें, सेक्शन बनाने के बाद इसको दे दें आप हीरो एरिया, सही है। ये आपने क्लास दे दी कि ये मेरा मेन एरिया है ना। उसके बाद आपने देखना है कि इसको डिज़ाइन कैसे करना है, बहुत ईजी है। आप इसको इमेज के थ्रू डिज़ाइन कर जाए, इमेज के थ्रू कर लें, बैकग्राउंड पे लगाना चाहे इमेज, बैकग्राउंड पे इमेज लगा ले। तो हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड पे इमेज लगा के देखते हैं। तो हम देख लेते हैं ये क्या है। पहले इसकी 440 टॉप से पैडिंग है और 100 के करीब जो है बॉटम से पैडिंग है, सही है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक सेक्शन आ गया जिसकी इटसेल्फ 0 वैल्यू है, जब भी वो कुछ भी नहीं दिखा रहा। सो मैंने ऐड किया रूल, पैडिंग टॉप दी मैंने इसको 440 पिक्सल, तो ये टॉप से आ गई। पैडिंग बॉटम दी मैंने इसकी 100 px, ठीक है। टेक्स्ट लाइन में इसको करता हूँ सेंटर, ताकि जितना भी टेक्स्ट इसके अंदर आएगा वो सेंटर लाइन आना चाहिए। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये लग गई, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि हमने ना तो इसको कलर दिया है ना हमने इसको इमेज दी है। सो अब इसको इमेज देते हैं। देखो बैकग्राउंड इमेज, इमेज कैसे लगाते हैं, पहले क्या कॉल कराते हैं, पहले फोल्डर कराते हैं, उसके बाद इमेज का नाम और फिर इमेज की एक्सटेंशन, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ तो कॉल नहीं हुई, क्या रीज़न है, क्यों कॉल नहीं हुई, ये तो एरर दे रहा है, क्या हो सकता है। अच्छा इसमें ये मसला है, अच्छा ये मेरी गलती थी। अब कह रहा है कुड नॉट लोड द एलिमेंट इमेज, यानी इमेज लोड नहीं कर सकते, क्यों, जबकि अगर देखा जाए इमेजेस के फोल्डर में हीरो इमेज पड़ी हुई है ना, क्यों रीड नहीं कर रहा। ये देखें, मैं बताऊं क्यों नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा, लास्ट टाइम आपकी इमेज जो हेडर की थी वो यहाँ पड़ी हुई थी, यहाँ ये फाइल थी आपकी जिसमें आपने कॉल करानी थी। तो आप इस फाइल में इसमें चले गए और यहाँ पे आपको इमेज डायरेक्ट मिल गई थी। इस बार आपकी फाइल ये है क्या, इस बार आपकी फाइल कौन सी है, आपकी फाइल है CSS की, जहाँ से आप इसको कॉल करा रहे हो। CSS के अंदर वो ढूंढ रहा है इमेजेस का फोल्डर, यहाँ कोई फोल्डर है तो सबसे पहले क्या यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ फोल्डर बनाएंगे तो 2 फोल्डर हो जाएंगे, एक इसके अंदर फोल्डर रखा हुआ है, एक बाहर फोल्डर रखा हुआ है। तो सबसे पहला आसान तरीका ये, ज़्यादातर डेवलपर्स यही गलती करते हैं, एक फोल्डर बाहर बना देते हैं जो HTML के लिए होता है, एक फोल्डर अंदर बना देते हैं जो CSS के लिए होता है। आसान तरीका ये है, एक ही फोल्डर रखो और आप इसको अंदर ले जाने से पहले इस फाइल के फोल्डर से बाहर ले आओ, यानी एक कोड ऐसा लगाओ कि इस फाइल में सबसे पहले तो ये बाहर आ जाए, ऐसे है ना। अब आगे वो इमेज का फोल्डर ढूंढ ले, तो इसके लिए आप करते हैं डबल डॉट स्लैश, एक फोल्डर बाहर आ जाता है इससे, 2 फोल्डर बाहर आने, 3 फोल्डर बाहर आना है। जितने लगाते जाओगे उतने फोल्डर पीछे आते जाओगे। हमें कितने फोल्डर पीछे आना है, अब इमेज मिल जाएगी क्योंकि वो फोल्डर पीछे आया, उसको इमेजेस मिल गई, इमेजेस के बाद उसको इमेज मिल गई, इमेजेस के फोल्डर के बाद, सही है। ये आ गया हमारे पास। अब इसको बहुत खाली इमेज नहीं लगा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ लगानी होती है, 3-4 प्रॉपर्टीज़। सो बैकग्राउंड इमेज लगाने के बाद बैकग्राउंड साइज़ लगाते हैं। बैकग्राउंड साइज़ नॉर्मली हम लगाते हैं कवर
होते बहुत सारे कंटेन वगैरह भी होते हैं, कवर लगाते हैं ताकि वो जितना भी एरिया आपने बनाया वो सारा कवर कर ले ऑटोमेटिकली। बैकग्राउंड की पोजीशन लगाते हैं कि बैकग्राउंड जो शुरू हो टॉप से शुरू हो, बॉटम से शुरू हो, लेफ्ट से ऐसा हम बोलते हैं टॉप से शुरू हो और सेंटर से शुरू हो। सही है। अब अक्सर बैकग्राउंड हमारी इमेज तो बड़ी है, छोटी इमेज भी हो सकती थी, तो उसको हम बता देंगे बैकग्राउंड रिपीट कराना है या नहीं कराना। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। अगर आपको रिपीट कराना है बैकग्राउंड तो आप रिपीट करा दो। इसको कॉपी कर लें और इसको रिप्लेस कर दें। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये कुछ टैग्स है। इसके अंदर मैं डिव रख लेता हूँ एक, इसका नाम दे देता हूँ हीरो कंटेंट, यानी कि जितना भी कंटेंट हीरो के अंदर आएगा वो इसमें है। H4 दे दिया मैंने इसको, ठीक है। और इसको मैं अपना H1 दे देता हूँ। और याद रखिएगा, मैंने शायद बताया था, दोबारा बताता हूँ, H1 जो है आपका एक पेज में सिर्फ और सिर्फ एक बार आएगा, दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते। बाकी सारे टैग आप बार बार यूज़ करें, लेकिन H1 को आप नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी कि जो मेन हेडिंग आप चैप्टर की डालते हैं वो बार बार रिपीट नहीं होती। उसके बाद सब हेडिंग्स जो होती हैं वो आपकी बनती रहती हैं। एक बटन बना हुआ है हमारे पास यहाँ पे, इस पे लिखा हुआ है एक्सप्लोर मोर। हैश हम इसलिए लेते हैं जब तक वहाँ पर टेम्पररी होता है, हम यहाँ लिख देते हैं एक्सप्लोर मोर। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा कंटेंट बन गया। अब हम इसको रीलोड कर दें। ये आ गया कंटेंट हमारा। सबसे बेहतरीन इसको देख, इस आसान तरीका ये सेंटर मिलाने का, आप साइज कर लेंगे। मेरा मैक्सिमम कंटेंट जो है 800 पिक्सल की विड्थ के अंदर आएगा, तो मैं यहाँ पे 800 पिक्सल ले लेता हूँ। वो कैसे लेंगे आप सबसे पहले तो इसको असाइन करें विद 100%। उसके बाद आप इसको दें मैक्स विद, कितनी 800 पिक्सल। पैडिंग दे दें टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट 15 पिक्सल। हो गया। अब जाके ये छोटी स्क्रीन पे जाएगा तो 100% आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर वो 800 से छोटी पे जाता है 780 कर देते हैं, ठीक है 770। टेक्स्ट लाइन ऑलरेडी सेंटर है, इसको मार्जिन 0 ऑटो कर दें बस। स्प्लिट टेबल अगर आप करना चाहें इसके साथ वो भी कर दें इसको, ठीक है। कंटेंट हमारा सेंटर में आ गया, देखना शुरू हो गया। अब देखिए फॉन्ट ना इस पे अच्छा लगा हुआ आया ऑटोमेटिकली, हमें लगाना नहीं पड़ा। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप पहले से ना H2 का साइज़ बता सकते हैं, यानी कि H2 का डेफिनेटली साइज़ सब में सेम आना है। तो आप पहले से डिसाइड कर लेंगे मेरी वेबसाइट में जितने भी H2 लगेंगे ना उनका साइज 40 पिक्सल होगा, तो आप H2 लगाएंगे खुद ब खुद आ जाएगा। ये आपके ऊपर है। पैराग्राफ का साइज 15 पिक्सल होगा, आप असाइन कर दें। जितने पैराग्राफ बनाएंगे वो खुद ब खुद आ जाएगा, तो आपको हर पैराग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे कि मेरा इसमें ना सारी चीज़ों का कलर जो है ना वो वाइट आना है, तो मैं अगर ये कर दूँ तो बुरा नहीं है या बुरा है? सब में वाइट आना है ना, तो मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन अभी हम ये कर नहीं रहे, अभी हम अपने उसी प्रोसीजर के थ्रू चल रहे हैं जो हम सीख रहे हैं। H4 को हमने कर दिया। H4 का कलर भी ले लेते हैं। क्या है H4 का कलर? H4 का कलर भी ये है, और उसके बाद हमें साइज भी पता है H4 का 40 है। समटाइम ऐसा होता है कि डिज़ाइन का साइज थोड़ा बेहतर लग रहा होता है, लेकिन अगर आपको लगे कि डेवलपमेंट में ये थोड़ा लाइक हल्का हो रहा है या बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं अनटिल अगर वो पिक्सल परफेक्ट डिज़ाइन नहीं बना रहे आप। अब क्या फॉन्ट साइज क्या था हमारा? 40 कर दे रहे हैं, 41 था। ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, मेरे को यहाँ लग रहा है बड़ा है, इसको 30 कर दो, ठीक है। पिक्सल परफेक्ट बना रहे हैं तो आप 41 का 40 भी नहीं कर सकते, सही है। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो डिज़ाइन जो है वो बड़ी स्क्रीन पे बना हुआ है, LCD की स्क्रीन पे। हम डेवलपमेंट कर रहे हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो मैंने थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर ली कि ये इस पर भी बुरी ना लगे। लेकिन अगर आप पिक्सल परफेक्ट डिज़ाइन बना रहे हैं तो अगर आपके पास 41 पिक्सल फॉन्ट लगा हुआ है तो आपने 41 ही लगाना है, ठीक है।
ये हमारे पास ये हेडिंग आ गई। अब हम उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास ये हेडिंग है, इसका साइज़ है 140 पिक्सल 14 पिक्सल। सो हम यहाँ से जाते हैं, ये हमारा H1 है, कलर कर देते हैं इसको हम वाइट, फॉन्ट साइज़ कर देते हैं 110 पिक्सल, ज़्यादा बड़ा हो गया, ये सही है, सही है। और टेक्स्ट लाइन क्या है इसकी, तो ऑलरेडी है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करना है हमें, हो गया। अब देखिए दोनों ना लाइन के बीच में ना बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है इस एरिया में, हमारे डिज़ाइन में इतना नहीं है, तो इसे हम कहते हैं लाइन हाइट, लाइन हाइट। तो इसको आप नॉर्मली जो आपका फॉन्ट साइज़ है आप उसके साइज़ भी रखेंगे, या अगर आपको डिज़ाइन के हिसाब से छोटी रखनी है तो आप छोटी रख लें। ये परफेक्ट हो गई 100 पे, इतना ही था हमारे पास स्पेस ना। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद उसके लिए थोड़ा सा ना मार्जिन की ज़रूरत मुझे लग रहा है ऐसी है कि ऊपर वाली हेडिंग को थोड़ा सा ना स्पेसिंग देनी है, ऊपर से दे दी मैंने स्पेसिंग 10 पिक्सल आ गई। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको 10 पिक्सल पे हेडिंग को यहाँ डाल, मार्जिन को डाल सकता हूँ यहाँ से। अब हमारे पास क्या है, फॉन्ट है, टैक्स है बेसिकली। तो ये टैक्स में हमने 15 पिक्सल साइज़ दिया हुआ है इसको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ लेने के बाद टेक्स्ट लाइन तो हमारी हुई भी है, कलर हम इसको वाइट कर देते हैं, तो वाइट नज़र आएगा, ठीक है। फॉन्ट वेट जो है हम इसका 400 कर देते हैं, और फॉन्ट वेट, ठीक है। और फॉन्ट साइज़ जो है हमारा 15 पिक्सल है, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा कि वहाँ पे फॉन्ट जो है ज़्यादा लाइन्स में आ रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा, तो आप इसको यहाँ से और छोटा करना चाहें तो यहाँ से इसको और छोटा कर लें, ठीक है। आप इसको ऐसे कर लें, लेकिन ऊपर का भी छोटा हो गया, तो आप यहाँ पर इसका तरीका ये है कि आप इसको फॉन्ट साइज़ को बढ़ा लें। ये ऐसा फॉन्ट लगा हुआ है, समथिंग अराउंड दिस, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लें और इसको पेस्ट कर दें। और अगर आप चाहें इसको फॉन्ट वेट को कम करना तो वो कम भी कर सकते हैं। मैंने ज़रूरी थी, अब जैसे कि हमने 100 लिया था, लेकिन लाइटर भी आता है, कितना बारीक फॉन्ट हो गया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बचा क्या है, एंकर, जो कि हमारा क्या है, एक्सप्लोर मोर का बटन है, सही है। इसको हमने थोड़ा सा बटन की तरीके से बनाना है। मैंने इसका ले लिया बैकग्राउंड कलर, तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूँ, सही है। और फॉन्ट कलर इसका ब्लैक है, पैडिंग देनी है, पैडिंग में देना चाह रहा हूँ टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट 30 पिक्सल, ठीक है। डिस्प्ले में टेबल करता हूँ, मार्जिन 0 ऑटो, ताकि बहुत साइड बराबर होकर सेंटर में आ जाए। अब इसके बाद मैं दोबारा मार्जिन टॉप से ले लेता हूँ। आप ऊपर वाले में ही इसमें डालना चाहें, जैसे कि आप देना चाहें 10 पिक्सल हो जाए, टॉप बॉटम 10 पिक्सल हो जाएगी, और लेफ़्ट राइट ऑटो हो जाएगी, सही है। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं आप इसका 5 पिक्सल। कलर आपके पास ब्लैक था, ब्लैक का कोड होता है 000। टेक्स्ट डेकोरेशन जो है आपकी डन हो गई, ठीक है। ये बटन आपका बन गया। इसको आप कॉपी कर लें, और यहाँ पर आप इसको रीलोड करके देखें तो आपका एक जीरो एरिया तैयार हो गया। अगर इसको अब डिज़ाइन के हिसाब से मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऊपर से पैडिंग कम होनी चाहिए, तो मैं कम कर देता हूँ ताकि दोनों चीज़ें अच्छी लगे। इसको मैं कर देता हूँ अराउंड 300 पिक्सल 280, ठीक है। एग्जैक्टली वही डिज़ाइन की तरह बन गया हमारा। इसमें आप कोई क्वेश्चन